भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस का सेक्शन के ऊपर लेक्चर 10 रहने वाला है। इसके अंदर में हम बात करेंगे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि आदमी की निजी रक्षा के बारे में हम बात करेंगे, और इसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसके आपके सेक्शन 34 से सेक्शन 43 तक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, जब भी आपकी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की बात आती है यानी कि आपकी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात आती है, देन आप बात करते हैं आपके सेक्शन 34 से सेक्शन 43 तक के बारे में। अगर हम बात करें बीएनएस का जो सेक्शन 34 है यानी कि धारा 34 क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति है वो कानून उसको एक अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी निजी रक्षा के लिए, अपनी या फिर अपनी संपत्ति की निजी रक्षा के लिए, उसको नुकसान से बचाने के लिए यदि कोई अपराध करता है तो उस स्थिति में उसको अपराध नहीं माना जाएगा और उसको दंड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जान का खतरा है, गंभीर चोट का खतरा है, उसकी संपत्ति को आगजनी का खतरा है, लूट का खतरा है, तो उस स्थिति में वो आपका अगर कोई अपराध करता है उसको उससे बचने के लिए तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यही आपकी जो धारा 35 है सेक्शन 35 वो बोलता है कि जो ये अधिकार है ये केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, यानी कि अगर ये अधिकार है केवल अगर कोई आदमी है तो उसकी निजी रक्षा के लिए सिर्फ सीमित नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति है, अगर किसी और व्यक्ति के शरीर या फिर संपत्ति को भी खतरा है तो उस स्थिति में भी किसी व्यक्ति के द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आपका धारा 34 कहता है कि ए है, ए को अगर किसी अपनी संपत्ति या फिर अपने जान या फिर अपने शरीर, अगर कोई इसको निजी रक्षा का खतरा है तो देन ये आपका प्रयोग कर सकता है उचित बल का। लेकिन धारा जो 35 है वो बोलती है कि अगर ए आदमी है और जो बी आदमी है, बी आदमी को इसको लगता है कि जो बी आदमी है इसकी आपकी रक्षा को खतरा है, इसके शरीर को खतरा है या फिर इसकी संपत्ति को खतरा है, तो देन भी ये आपका उचित बल का प्रयोग कर सकता है, तो देन भी उस केस में भी इसको दंडित नहीं किया जाएगा। और जो आपका सेक्शन 36 है, सेक्शन 36 बोलता है कि जो निजी बचाव का अधिकार है ये केवल एक स्वस्थ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये आपका हर एक व्यक्ति तक सीमित है जो भारत के अंदर में रह रहा है, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, चाहे वो नशे की हालत में हो, तो सभी को यह अधिकार समान रूप से दिया जाएगा। यही आपकी जो सेक्शन 37 है यानी कि आपका धारा 37 है वो आपका बताती है कि आदमी को निजी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन ये आपका सीमित है। कुछ स्थितियों में उसको निजी आपका प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। उसके अंदर में अगर कोई लोक सेवक है, कोई लोक सेवक है और वो अच्छे नियत से कोई कार्य करते हैं या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे वो पूरी तरह से कानून न हो, तो आदमी इसके अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसको या तो अपनी मृत्यु या फिर गंभीर चोट का खतरा न हो। यानी कि इसका अर्थ है कि अगर कोई लोक सेवक है उसके खिलाफ निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते यदि वो अपनी ड्यूटी को कानूनी ढंग से पूरा कर रहा है। इसके अंदर में जो आते हैं लोक सेवक यानी कोई भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके द्वारा कोई भी आप वो अपनी ड्यूटी के तहत कोई भी काम करता है तो उस श्रेणी में आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। मान के चलिए कि एक अधिकारी या पुलिस ऑफिसर वो वारंट लेकर और किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाता है उसके घर में, तो उस स्थिति में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अपने शरीर की रक्षा का अधिकार है, आप उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। सबसे दूसरी बात है कि जो भी लोक सेवक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपने कार्य को कानूनी तरीके और अच्छी नीयत से अगर वो कर रहा है। अगर कोई भी लेख सेवक, कोई भी लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है और वो पूरी तरह से कानूनी न भी हो, बिल्कुल वो मतलब लॉफुल एक्ट नहीं है, फिर भी उसके खिलाफ निजी बचाव का अधिकार आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको अपनी जान या फिर आपको गंभीर चोट का खतरा आपको न हो। मान के चलिए गंभीर चोट का खतरा, अगर आपको लगता है कि किसी भी लोक सेवक से आपको अपनी मृत्यु या फिर किसी गंभीर चोट का खतरा है तो आपको निजी बचाव का अधिकार मिल जाता है, भले ही वह अधिकारी अपने पद पर भी काम कर रहा है। अगर कोई अधिकारी है उसके जो कैपेसिटी है उसके अंदर में काम कर रहा है, अपने पद की गरिमा के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ आपकी जान को या फिर आपको गंभीर चोट लगने का खतरा है, तो देन आप इसमें आपका निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण समझते हैं कि कोई एक पुलिस अधिकारी है, आपकी संपत्ति में प्रवेश करता है लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचाता है, आप पर कोई भी हमला नहीं करता है, तो उस केस में आप उसको हमला नहीं कर सकते, भले ही उसका प्रवेश गलत है। मान के चलिए कि आपका घर है, आपके घर में कोई पुलिस वाला आ जाता है और उसका वहां पे कोई भी काम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस पर वहां पे आप हमला नहीं कर सकते। अगर हम सेक्शन 37 की एक नटशेल में बात करें तो जो लोक सेवक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको अपनी ड्यूटी करते समय सुरक्षित रखने का ये अधिकार देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अगर लोक सेवक है तो उसको
कोई भी आम आदमी आपका निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करके गलत रूप से हानि ना पहुंचा दे। यहीं आप बात करते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 आपका बोलता है कि जो आपका निजी रक्षा का अधिकार है उसमें इस अधिकार का प्रयोग आप मृत्यु तक बल के प्रयोग के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने जान या माल की माल है जान या माल की हानि की आशंका है तो उस स्थिति में आप इस बल का प्रयोग वहां तक कर सकते हैं कि को सामने वाले की मृत्यु भी उसमें हो जाती है, तो देन भी आपको वहां पे दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसके अंदर में आप इस प्रयोग मतलब मृत्यु तक बल के प्रयोग को आपका वैध माना जाता है। अगर ये कौन कौन सी परिस्थिति है? सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भय है तो तब इस बल का प्रयोग कर सकता है। गंभीर चोट की आशंका है, बलात्कार की आशंका है, या फिर किसी महिला की इज्जत पर हमला है, या फिर अपहरण है, या फिर आपका बंधक बनाना है, या फिर कोई डकैती है, कोई घर है, घर के अंदर में आपको रात के अंदर में कोई कूद के जा रहा है, दीवार तोड़ के जा रहा है, कोई अपराधी घुसपैठ है या घर पे हमला है तब, या फिर आपका जो आगजनी है, किसी की इमारत या घर में कोई जानबूझकर आग लगाता है तो उस स्थिति में इस बल का प्रयोग आप किया जा सकता है। यानी कि अगर हम सरल भाषा में बात करें, अगर कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है और यह हमला आपकी जान ले सकता है, जैसे कि और या फिर यह कोई कोई गंभीर अपराध है, जैसे आपका बलात्कार हो गया, डकैती हो गया, अपहरण हो गया, आगजनी, तो इस स्थिति में आप हमलावर को मार डालने तक के बल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति रात को आपके घर में हथियार लेकर डकैती करने के लिए घुसते हैं, तब इस बल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी महिला पर बलात्कार का प्रयास हो रहा है, तब अपनी रक्षा में इस बल का प्रयोग कर सकती है वह। और कोई हमलावर आगजनी कर घर को जलाना चाहता है और आपको लगता है कि इससे आपकी जान को खतरा है, तो देन इस बल का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये जो आपका सेक्शन 38 है, ये आपका निजी रक्षा का जो अधिकार है उसमें एक असाधारण शक्ति देती है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जा सकता है जहां पर आपके जीवन, गंभीर चोट या गंभीर अपराध का आपको खतरा हो। तो सेक्शन 38 आपका ये बताता है। वहीं आप बात करते हैं सेक्शन 40 की, यानी कि धारा 40 आपकी बात करते हैं। ये आपको बताता है कि आपका निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब आपका आरंभ हो जाता है और ये आपका कब आपका समाप्त होता है। यानी कि आपका जो सेक्शन 40 है ये बताएगा कि आप अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को कब से कब तक आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अधिकार के प्रारंभ की, शरीर जो आपकी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है ये तब शुरू हो जाता है जब किसी व्यक्ति को उचित आशंका हो जाती है कि कोई व्यक्ति उसके शरीर पर अपराध करने का प्रयास कर रहा है या ऐसा करने की धमकी कर रहा है। इसके लिए आप जोखिम का इंतजार नहीं कर सकते, इसके लिए आप वास्तविक हमला होने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि खतरे की आशंका है और आप बचाव कर सकते हैं तो देन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अधिकार ये आपका तब तक बना रहेगा जब तक आप पे खतरे की आशंका बनी हुई है। जैसे ही आपका खतरा समाप्त हो जाता है तो देन आपका ये अधिकार भी यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो उचित आशंका की परिभाषा है उसके अंदर में बताया गया है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसको देखते हुए व्यक्ति को के लिए यह सोचना स्वाभाविक हो जाए कि उसे इस खतरे का सामना करना पड़ सकता है और इस खतरे से उसको जान, माल या फिर गंभीर चोट इसकी हानि हो सकती है, तो इसको वहां पे आप इस बल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि धारा 40 आपको बताती है कि निजी रक्षा का आपका अधिकार है कब से शुरू होगा और ये आपका कब तक आपका बना रहेगा। वहीं आपकी जो सेक्शन 41 है ये आपका बताता है कि आपका संपत्ति की प्रतिरक्षा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका अधिकार बताता है। यदि व्यक्ति के पास कोई अपनी चल या फिर अचल संपत्ति है तो उसकी रक्षा के लिए भी इस बल के प्रयोग करने का अधिकार है यदि उसकी संपत्ति पर हमला हो रहा है या उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर हम संपत्ति पर रक्षा की बात करें, अगर हम बात करते हैं वस्तु की रक्षा की, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध कब्जे, चोरी, डकैती या आगजनी या अन्य नुकसान बचाने के लिए अपराध हो रहा है तो इस अपराध से बचने के लिए वो तत्काल इस बल का प्रयोग कर सकता है। और उचित बल का आधार क्या है? उचित बल का प्रयोग केवल सुरक्षा के लिए आवश्यक मात्रा में किया जाना चाहिए। अतिवादी बल का प्रयोग कानूनतन भी उचित नहीं माना जाता। उचित मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि आपको इस बल का प्रयोग आप उसी स्थिति तक कर सकते हैं जहां पर आपको लगे कि आप यहाँ पे डिफेंड कर लेंगे। ये नहीं है कि आपको कोई एक थप्पड़ मारने के लिए आया और आपने उसको जान से मार दिया, ऐसा
नहीं है, या आपको कोई गाली गलौज कर रहा है और आपने उसको जान को मार दिया। मतलब जितना जरूरी है आपको केवल उतने ही बल का प्रयोग करना है। यदि आप उससे अधिक बल का प्रयोग करेंगे तो देन उस केस में ये आपका कानूनन वैलिड नहीं होगा। स्थिति वही है जैसे आपको धारा 40 के अंदर बताया गया था कि जब आपको संभावना हो जाती है कि मुझ पे खतरा है तो देन आप ये शुरू हो जाता है। और इसकी सीमा क्या है कि यदि आपके शरीर पर कोई सुरक्षा का खतरा है या फिर आपकी संपत्ति पर सुरक्षा खतरा है तो देन आप इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो उसके लिए आप साधारण या गंभीर बल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई आगजनी करने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए भी आप इस बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देन आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक वीडियो देन कीप लाइक एंड कीप सपोर्टिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।